हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है यूट्यूब में, उसका अगला प्रश्न पत्र है। इसमें हमने जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंप्यूटर जो आपका पूछा जाता है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में सहायक अध्यापक जो आपका एलटी की विज्ञप्ति निकली है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट 50 नंबर के पेपर की कॉमन पेपर है जो, तो हमारे जो एसएस स्टडी हमारा जो ऐप है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस की व्यवस्था है 2 घंटे रोज, और उसके अलावा आपका उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही अगर आप पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, जो आपका अपर पीसीएस का विज्ञप्ति निकली हुई है राज्य में उसकी, तो प्री कम मेंस की आप तैयारी भी आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। उसमें भी आपके लाइव क्लासेज हैं जिसमें उत्तराखंड और जीएस चल रहा है, साथ ही सीसेट भी उसमें बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो एक ही आपका कंबाइंड आपका वो है, केवल 1000 रुपये पर मंथ फीस है उसमें, उससे आप जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपके डेप्थ में उत्तराखंड पढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड का इतिहास अभी शुरू हुआ है, उसके अलावा आपका 1 यूनिट आपकी जीएस की पढ़ाई जा रही है, और साथ ही आपके 5-7 दिन बाद हमारा उसमें 1 यूनिट आपकी सीसेट की भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बार सीसेट केवल क्वालिफाइंग है और मैथ्स आपका मैथ्स रीजनिंग मेंस में भी नहीं पूछी जानी है। तो इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस उत्तराखंड में है, क्योंकि मेंस और प्री में सबसे ज्यादा जो रोल हो गया है वो उत्तराखंड का हो गया है इस बार के नए पैटर्न में। तो उत्तराखंड की जो तैयारी है वो हम बहुत ही आपके डेप्थ में करा रहे हैं, ताकि आपके हर तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको प्री और मेंस के लिए सॉल्यूशन आप लिख सको, सॉल्यूशन उनका कर सको। तो उसी की तर्ज पर हमने ये बैच चलाया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास की भी व्यवस्था है हमारे ऐप एसएस स्टडी से। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसमें पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में भारत अब सबसे बड़ा राष्ट्र हो गया, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध भारत में ही उत्पादित किया जा रहा है। इसमें भी अगर हम राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादित किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उनके आपके जो कॉन्ट्राडिक्शन हुए थे, कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू से, इन औद्योगिक नीति को लेकर के ही हुए थे। तो उसके बाद ही उन्होंने आपका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे आपका इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में पहले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने ही इस आपके जो औद्योगिक नीति है इसको प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र से आ रहा है, किस क्षेत्र में आ रहा है? देखो, भारत में जो विदेशियों से पैसा आता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर लाभ कमाने के लिए अपना पैसा लगा रहा है। तो भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है मतलब एफडीआई, जो शेयर मार्केट के थ्रू नहीं आता है बल्कि सीधे आपका किसी कंपनी में निवेश होता है या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचागत सुविधा में निवेश होता है, उसे बोलते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, और देश की ढांचागत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो एफडीआई है, भारत में अभी सबसे ज्यादा जो एफडीआई आ रहा है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उत्पादित करने वाला सर्वोपरि राष्ट्रों में से एक है। इस वजह से भारत में इसकी कई संभावनाएं हैं, और यहाँ पर पैसा लगा करके सस्ते मजदूर यानी कि सस्ते में काम करने वाले जो इंजीनियर हैं उनके बदौलत ये चीज आपके अन्य देशों के मुकाबले सस्ती पड़ जाती है। इसीलिए विदेशी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष निवेश कर रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब तो 16वां वित्त आयोग भी बन चुका है आपका 15वें वित्त आयोग, जिसकी सिफारिश है आपका 2021 से लेकर के 2025 तक 5 वर्षों के लिए थी। तो इस वित्तीय आपका जो अगला वित्तीय वर्ष 2026 से लेकर के आपके 2030 तक के लिए सिफारिश देने के लिए जो 16वां वित्त आयोग है वो आपका गठित कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह थे। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रत्येक 5 साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपका अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इनकी सदस्यों की संख्या कम और ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन
280 के तहत वर्तमान में 5 सदस्यीय वित्त आयोग होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और आपका 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में G20 के 19वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G20 के जो 2024 का जो अगला अध्यक्ष है वो ब्राजील है। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। G20 के जितने भी देश हैं, जिस देश के पास हर वर्ष इसकी आपकी मेजबानी जाती है, यानी कि G20 का जो मेजबान देश होता है वही उस साल उसका अध्यक्ष भी होता है। जैसे पिछले साल भारत था, इस साल 2024 में ब्राजील होगा। अगला सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का जो मुख्यालय है ये लखनऊ है। 1990 में छोटे और लघु उद्योगों को आपके वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, ताकि देश में आपका फाइनेंशियल माहौल को ठीक करके लोगों तक आपके पैसा पहुंचा करके उन्हें अपना कारोबार करने के लिए, अपने उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 का संबंध किस क्षेत्र से है? एजेंडा 21 आपका 1992 में जो पहला अर्थ समिट हुआ था, यानी कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उसमें पर्यावरण को बचाने को लेकर के दुनिया भर के जो जितने भी देश थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें आपका दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाने को लेकर के एक आपका एजेंडा तैयार किया गया कि हम 21वीं शताब्दी में हम इस एजेंडा 21 का मतलब 21वीं शताब्दी में हम पर्यावरण में हो रहे नुकसान की भरपाई किस तरीके से करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लक्ष्य और आपके उद्देश्य तय किए गए हैं एजेंडा 21 में, जो आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण को बचाने को लेकर के। वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, जिससे दुनिया की कई आपकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और मानवीय जीवन पर भी इसका गहन प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी को समाप्त करने के लिए आपका एजेंडा 21 तैयार किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वैसे केरला का है राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेशों में कहोगे तो पौंडीचेरी का है। दक्षिण में आपके जो लिंगानुपात है उसकी स्थिति उत्तरी भारत के राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। तो पौंडीचेरी आपका तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में 4 आपके टेरिटरी में है। आपको पता होना चाहिए करिकाल, यमन, माहे और पौंडीचेरी 4 अलग अलग टेरिटरियों से मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, जिसे हम आपका पौंडीचेरी बोलते हैं। कौन सा एक भारत सरकार का प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर मतलब जो सरकार जिस व्यक्ति पर लगा रही है वही अपनी जेब से जिस कर को देता है उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे सरकार ने मुझ पर लगाया तो मैंने वो अपनी वस्तु बेच करके दूसरे व्यक्ति पर कर का भार आपका शिफ्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है मैंने कोई 5 रुपए की चीज बनाई और उस पर 18% जीएसटी देने के लिए मैंने 90 पैसा उसमें ऐड तो कर दिया, लेकिन वो मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूं, बल्कि अगले ग्राहक से क्या कर रहा हूं? 5 रुपया 90 पैसे वसूल कर ले रहा हूं और वो 90 पैसा जो ग्राहक से आया वो जमा कर दे रहा हूं। अब कंपनी में हूं, टैक्स मुझ पर लगा, लेकिन टैक्स दिया किसी दूसरे ने। इसी प्रकार के दिए गए टैक्स को अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच का डिफरेंस है यही है कि अप्रत्यक्ष कर में आपका जिस व्यक्ति पर कराघात होता है, करापात उस पर नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात यानी कि कर का जिस पे लगेगा वही टैक्स पेड करेगा, उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष है, केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष है, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष है, निगम कर प्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि जिस फैक्ट्री पर आपके लगाया जाता है उसके शुद्ध लाभ पर लगता है। मान लो किसी फर्म ने कोई आपका 1000 रुपए का लाभ कमाया तो 300 रुपया उसे सरकार को देने पड़ेंगे, 30% है। विदेशी कंपनियों के लिए 35 और भारतीय कंपनियों के लिए निगम कर की दर 30% है। और ये आपका बहुत बड़ा टैक्स होता है जिससे भारत सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है द्विधारी अंक पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। इसमें एनालॉग है डिजिटल कंप्यूटर, बाइनरी कोड को अपनाने वाला। बाइनरी मतलब द्विधारी अंक पद्धति, सारा आधार ही इन दोनों पर होता है। वैसे हम सामान्य बोलचाल में कितना दशमलव अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं, जबकि कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। इनपुट डिवाइस में तो हम इसी को देते हैं कीबोर्ड में, परंतु कीबोर्ड इसे किस में कन्वर्ट कर लेता है? इसमें। और कंप्यूटर के प्रोसेसर को केवल यही मिलता है, इसी में वो प्रोसेसिंग करता है और इसी में वो आपका आउटपुट डिवाइस को
आपका फॉरवर्ड कर देता है डेटा, आउटपुट डिवाइस हमें पुनः इसमें कन्वर्ट करके चीजें दे देता है। तो डिजिटल कंप्यूटर आपका क्या है, बाइनरी कोड पर काम करने वाला। बाइनरी मतलब द्विधारी, दो आधार है जिसके, 0 और 1। घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला कंप्यूटर पीसी वास्तव में क्या है, घरों में जो पीसी उपयोग में लाया जाता है कंप्यूटर के हिसाब से, वैसे तो माइक्रो बहुत छोटा है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से हम जो पीसी यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ये सब इससे बड़े हैं, मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होगा, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़ा है, कमरों से भी बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो आकार के दृष्टिकोण से माइक्रो कंप्यूटर हमारे पीसी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की गति होती है उसे मापते हैं MIPS में। M का मतलब है मिलियन, I का मतलब इंस्ट्रक्शंस और P का मतलब है पर, S का मतलब है सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मतलब आपके एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश आपका प्रोसेसर दे सकता है, उसी पर इसकी गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसमें आपका पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आपका माउस को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है। कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है? रोम। ये पहले से ही आपका, जिस समय कंप्यूटर आपका कॉन्फ़िगरेट किया जाता है, यानी कि उसकी जो मूल सेटिंग है वो बनाई जाती है, तो उसी समय जो सूचनाएं डाली जाती हैं उन्हें रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, उन्हें मिटा भी नहीं सकते हैं और उनमें कोई चीज ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी, बिल्ट मतलब जिस समय बन रहा है उसी समय जो मेमोरी डाल दी जाती है उसे रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां उपस्थित जनता को संबोधित कौन कर रहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो बैसाखी के दिन 1919 में हुआ था, तो उस दिन अमृतसर की सारी जनता आपका जो रोलेट एक्ट था उसका विरोध कर रही थी, और इस एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रेड्डी, दो पंजाब के महान नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी रिहाई के लिए आपका वहां की जनता जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया हुआ था। इस सभा को संबोधित कर रहे थे महान आपके आर्य समाजी लाला हंसराज। तो इन्हीं के संबोधन के समय आपका जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां चला दी थी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान था, कौन था इनमें से? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी, जिसने तहकीक हिंद की रचना की। अल-बरूनी, उद्बी और फिरदौसी, ये तीन आपका इतिहासकार आए थे। उद्बी गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। अल-बरूनी बहुत विद्वान व्यक्ति था, संस्कृत का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान यही है जिसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भारत के विषय में बहुत सारी चीजें लिखी अपने यात्रा वृत्तांत में, जिसे तहकीक हिंद या हिंदुस्तान नामा कहा जाता है। फिरदौसी जो महमूद गजनबी का इतिहासकार था, इसने महमूद गजनबी की जीवनी लिखी है जिसे हम आपका शाहनामा बोलते हैं। वो इसी का शाहनामा कौन है? दुनिया का पहला शाह यानी कि महमूद गजनबी की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं? मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के अवशेष ब्रुजहोम से मिले हैं। ये कश्मीर में एक स्थल है नवपाषाण कालीन, जहां पर कुछ जगहों पर आपके जो कब्रिस्तान मिले हैं, उन कब्रिस्तानों में मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। शायद इनकी कोई ऐसी धार्मिक परंपरा रही होगी। और हड़प्पा सभ्यता का भी एक स्थल है आपका रोपण, पंजाब में है, जो वहां से भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। इसमें फिलहाल आपका बुर्जहोम है। बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था कि हमें अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्हें खरीद करके हम अंग्रेजों को मुनाफा देते हैं, जिसके कारण वो और शक्तिशाली हो जाते हैं। हमें स्वदेशी खरीदना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। बाद में लोगों ने क्या करा कि वस्त्रों को या अंग्रेजी वस्तुओं को आग लगानी शुरू कर दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये तो बर्बादी है, जो खरीद चुके हैं वो तो इस्तेमाल करो, उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, लेकिन नया मत खरीदो। तो कृष्ण कुमार मित्र पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी में और बहिष्कार का जो आपका स्वरूप है उसे निश्चित किया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल एक आपका कबीलाई प्रथा थी। इसमें कबीले का सरदार होता था जो भूमि का स्वामी ना होकर के आपका युद्ध का स्वामी होता था, कबीले का रक्षक होता था। उसे ये लोग गुप्ता जनस्य या जनस्य गुप्ता कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? सांकेतिक मुद्रा मतलब आपका एक ऐसी मुद्रा जो एक विकल्प के रूप में आपका लाई गई हो।
बहुत सारी योजनाएं विफल हो जाने के बाद, जैसे राजधानी परिवर्तन है दिल्ली से देवगिरी, उसके अलावा दोआब में कर वृद्धि है, खुरसाना अभियान है, 3-4 महत्वपूर्ण योजनाएं फेल हो जाने के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत भयंकर आर्थिक संकट में फंस गया था, तो उसने क्या करा, सांकेतिक मुद्रा चला दी, कांसे की मुद्रा ढलवा दी कि इससे काम चलाएंगे। परंतु हर घर में कांसा होने के कारण मार्केट में इतने कांसे की मुद्राएं आ गई कि उसे नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो गया, वो योजना भी उसकी विफल हो गई थी। तो सांकेतिक मुद्रा दिल्ली सल्तनत में आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस की। माई स्ट्रगल भी है एक पुस्तक, वो आपके नेल्सन मंडेला ने लिखी है। आपके जो दक्षिण अमेरिका में गांधीवादी विचारधारा से आपका वहां पर जो एक तरीके से नस्ल भेद था उसको समाप्त करने में सफल रहे। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? उपाधियां का अंत आपका अनुच्छेद 18 में है, जिसमें आपका किसी भी प्रकार की उपाधि शिक्षा और सैन्य सेवा को छेड़ करके नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मानव के बीच यानी कि समाज में भेदभाव का एक आधार बन जाता है, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया संविधान निर्माताओं द्वारा। और समानता के अधिकार में इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे हम रासुका बोलते हैं या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, ये आपका कब लाया गया था? 1980 में। देश विरोधी गतिविधियों में व्याप्त व्यक्तियों के विरुद्ध या देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध इसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। 1980 में ये आपका रासुका लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार करना और उनके लिए न्यूनतम मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड की सैलरी फिक्स करने का जो आपका निर्देश है वो आपका अनुच्छेद 43 में है, नीति निर्देशक तत्वों में, कि राज्य मजदूरों के लिए या कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य, सभी नहीं, मनोनीत वाले नहीं, निर्वाचित, ये भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, और इसमें जो अगर इनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो राज्यों के बीच असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि जिन राज्यों का है उन्हें ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, जिनमें नहीं है उनको वेटेज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए समानता बनी रहे, केवल विधानसभाओं के सदस्यों को ही इसमें आपका राष्ट्रपति के ऊपर वोट डालने के लिए आपका निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। विधानसभाएं सभी की हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की भी हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भी राष्ट्रपति के आपका जो निर्वाचन होता है उसमें भाग ले सकती हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।